हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी चैप्टर को आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। एक बार आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। और साथ ही बच्चों हम पढ़ रहे थे, हमने वर्नर्स थ्योरी कंप्लीट कर ली थी और हम पढ़ रहे थे वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इंट्रोडक्शन। तो उसी को हम स्टार्ट करेंगे। एक बार आप देख लीजिए जो जो टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे अपने लास्ट लेक्चर। चलिए, तो वर्नर्स थ्योरी भी कंप्लीट हो गई थी। हमने डिफरेंसेस देख लिए थे कि प्राइमरी वैलेंसीज क्या होती हैं और सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होती है। एक बार रिवाइज कर लेंगे इनको। देखो, प्राइमरी वैलेंसीज जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं ऑक्सीडेशन के लिए, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसीज है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। प्राइमरी वैलेंसीज आयनाइजेबल होती हैं जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज आयनाइजेबल नहीं होती। प्राइमरी वैलेंसीज जो है वो नेगेटिवली चार्ज लीगेंड से ही सेटिस्फाई होती हैं, जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज जो है वो किसी भी लीगेंड से सेटिस्फाई हो सकती हैं, लीगेंड चाहे चार्ज्ड हो या न्यूट्रल हो। प्राइमरी वैलेंसीज को रिप्रेजेंट किया जाता है डॉटेड लाइन से, जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज को रिप्रेजेंट किया जाता है सॉलिड लाइन से। प्राइमरी वैलेंसीज बच्चों नॉन डायरेक्शनल होती है जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज डायरेक्शनल होती है। प्राइमरी वैलेंसीज स्ट्रक्चर में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देती, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं उनसे ही ज्योमेट्री डिसाइड होती है, वो कंट्रीब्यूट करते हैं पूरा ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर में। क्लियर इतना? तो ये हम पढ़ चुके थे बच्चों अपने लास्ट लेक्चर में। चलिए, तो कुछ एग्जाम्पल भी हमने देख लिया था। अब हमें बात करनी है वीबीटी यानी कि वीबीटी के बारे में, जो कि है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा, इसकी थ्योरी पढ़ने से पहले इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने क्या एग्जाम्पल की बात की थी उसे देख लेते हैं। NiCO होल। ठीक है, अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है बच्चों? वो है 4। ठीक है, चलो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट Ni की क्या है? 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, क्योंकि कोई चार्ज नहीं। CO कितना होता है? 0। तो Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? 0। क्लियर? चलो बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। 3D8 4s2 है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ग्राउंड स्टेट की, तो ग्राउंड स्टेट में कुछ इस तरीके से है ये। ठीक है, 3D और ये हो गया 4s। ठीक है, 3D में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम जानते हैं यहाँ पर है CO क्या है बच्चों? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड क्या होते हैं, वीक फील्ड लीगेंड क्या होते हैं, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने नहीं बता पाई, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड क्यों है और वीक फील्ड लीगेंड क्यों है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाई। ठीक है, हम पढ़ इसीलिए रहे कि आगे, क्योंकि ये डिस्कस हो गया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड कौन से होंगे और वीक फील्ड लीगेंड क्यों होंगे। ठीक है, आगे ये डिस्कस हो गया था, तो इसे समझने के लिए हम उसे अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्लियर? चलिए, तो CO जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। बाद में बच्चों हम देखेंगे, पूरी लिस्ट हम देखेंगे कि कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, कौन से वीक फील्ड लीगेंड है, और हमें वो लिस्ट याद भी करनी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड करता क्या है? पेयरिंग कर देता है इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होने की वजह से ये S के जो इलेक्ट्रॉन है ये चले जाएंगे यहाँ पर, इनकी हो जाएगी पेयरिंग। ठीक है, ये रहा हमारे पास 3D 4s 4p। ठीक है, ये हो गया 3D 4s और 4p। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
4s के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो 4s क्या हो गया, खाली हो गया है, ठीक है। 4p है, इसके बाद 4d भी होगा। तो चलो ये हमारे पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल्स। अब वेकेंट ऑर्बिटल्स की जरूरत क्यों है, जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए, ठीक है। और वेकेंट ऑर्बिटल्स में ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, जिससे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर कितने चाहिए, 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए, यानी कि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर 1 2 3 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स आ गए हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि हमने क्लास 11th में भी डिस्कस की है वीबीटी, तो हमने क्या देखा है, क्या ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाते हैं और इनके साथ क्या बना देते हैं, बॉन्ड बना देते हैं क्या, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन आकर के इनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे क्या, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले क्या होगा, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये क्या होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइज कैसे होते हैं, इनकी हो जाती है मिक्सिंग, ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये 4, इनकी क्या होगी, मिक्सिंग होगी, हम कहते हैं इंटर मिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग। अब इंटरमिक्सिंग वैसा ही है जैसे आप समझ लो आपके पास है यहाँ पर 4 ग्लास जूस, मान लो ये, ठीक है, ऐसा ही। अब बच्चों इसमें है ऑरेंज जूस, इसमें भी ऑरेंज जूस है और इसमें भी ऑरेंज जूस है, और इसमें है अनार का जूस, यानी कि पोमग्रेनेट का जूस है, ठीक है, अनार का जूस है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सबको एक साथ इस बड़े से कंटेनर में मिक्स कर देना है। तो आपको सारा आपको डालना है, ऑरेंज जूस भी और ये जो पोमोग्रेनेट का जूस है वो भी आपको डाल देना है और इसको मिक्स कर देना है, ठीक है। अब ये सारा जूस क्या हो गया है, मिक्स हो गया है। कैसे मिक्स हो गया है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया है, ठीक है। पूरे जूस को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यूनिफॉर्मली मिक्स होने का मतलब क्या है कि आप इसको जब भी टेस्ट करोगे हमेशा टेस्ट कैसा आएगा, सेम आएगा। ऑरेंज और जो पोमोग्रेनेट है उसका एक मिक्स टेस्ट आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं कि हमने इन सबको मिला के कुछ नया ही बना दिया है यहाँ पर, ठीक है। अभी तो ये ओ पी इसका नाम था, अब इसका नाम कुछ अलग हो गया है, अब इसका नाम हो गया PO3 जूस, ठीक है। क्लियर। क्या नाम हो गया है, PO3 जूस इसका नाम हो गया। PO3 मतलब 3 पोर्शंस किसके हैं, ऑरेंज जूस के, और एक पोर्शन किसका है, पोमोग्रेनेट जूस। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इंटरमिक्सिंग हो गई, अब कुछ नया ही बन गया है और इसे फिर हम इन ग्लासेस में पोर करेंगे। अब इन ग्लासेस में ऐसे ऑरेंज या पोमोग्रेनेट नहीं होगा, अब इस वाले ग्लास में भी होगा PO3, इसमें भी होगा PO3, इसमें भी होगा PO3 और इसमें भी होगा PO3, सब में क्या होगा, PO3। अब इसमें ऑरेंज 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 पोमोग्रेनेट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो मिक्स वाला हमने बनाया है वो होगा, ठीक है। तो वैसे ही ऑर्बिटल्स की भी क्या की जाती है, मिक्सिंग की जाती है, ठीक है। तो जैसे हमने इनकी मिक्सिंग की वैसे ही हमने इन ऑर्बिटल्स की भी मिक्सिंग की। मिक्सिंग कैसे, हमने इनकी मिक्सिंग की और मिक्सिंग करके क्या बना, ये कुछ ऐसा बन गया। अब ऐसा नहीं है इसमें कि ये S है, ये P है, ये P है और ये P है, नहीं। इंटरमिक्सिंग के बाद क्या हो गया, इंटरमिक्सिंग के बाद बच्चों ये पूरा क्या बन गया, पूरा बन गया है sp3। जब इनकी इंटरमिक्सिंग हुई तो ये वाला भी sp3 है, ये वाला भी sp3 है, ये वाला भी sp3 है और ये वाला भी sp3 है, यानी कि पूरे में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। ये कैसा होगा, NiCO4 sp3 हाइब्रिडाइज ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। अब यहाँ पर जो 4 CO है इसके साथ मिलकर के क्या बना देंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे कि इन्होंने बनाना था कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे। अब हमें वीबीटी की मदद से क्या क्या पता चला, हमें पता चला है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जो कि है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। हाइब्रिडाइजेशन से हम इसकी ज्योमेट्री का पता लगा सकते हैं। देखो हाइब्रिडाइजेशन, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, टेट्राहेड्रल, क्लास 11th में हमने पढ़ा है।
sp हाइब्रिडाइजेशन या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो क्या स्ट्रक्चर होता है, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो चलो यहाँ से पहली चीज पता चली हमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। दूसरी चीज पता चली ज्योमेट्री के बारे में कि कैसी ज्योमेट्री है, कैसा स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो कुछ इस तरीके से होता है टेट्राहेड्रल, यहाँ पर Ni होगा, यहाँ पर CO, यहाँ पर CO, यहाँ पर CO, यहाँ पर CO, ये कुछ इस तरीके से टेट्राहेड्रल हमारा होता है। क्लियर? चलो, अब इसके अलावा बच्चों एक और चीज हमें यहाँ पर पता चलती है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो डी में, सिर्फ डी की बात हो रही है, डी में सारे ही इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, अनपेयर्ड हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कहां पर है, डी पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से यहाँ पर जो नेचर होगा इसका वो कैसे होगा, डायामैग्नेटिक, सॉरी अनपेयर्ड नहीं है, सारे ही पेयर्ड हैं, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे अनपेयर्ड नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे पेयर हैं, देखो सबकी पेयरिंग हुई है ना, सारे ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी में। ठीक है, डी में सारे कैसे हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिस वजह से ये इसका अगर हम मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा है, डायामैग्नेटिक नेचर का ये है, डायामैग्नेटिक। ठीक है, और हमें पता है पैरामैग्नेटिक कब होता है ये, जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते, अनपेयर्ड होते। ठीक है, जैसे अभी तक यहाँ पर ऊपर तो अनपेयर्ड थे लेकिन नीचे क्या हो गए, ये पेयर्ड हो गए, किस वजह से, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर हमें इसके मैग्नेटिक नेचर के बारे में भी पता चलता है। क्लियर है इतना? तो देखो वीबीटी की मदद से हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काफी इजीली उनकी हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक नेचर के बारे में पता चलता है। क्लियर है? चलिए, तो इतना आप नोट कीजिए इससे। ठीक है, इसके बाद हम इसको बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं, वीबीटी के पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, समझेंगे, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं वीबीटी। लिनस पॉलिंग 1931 में दी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी satisfactorily explains the structure and magnetic properties of a large number of coordination compounds। ये important point है कि यहाँ पर जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसने क्या एक्सप्लेन किया था, स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया था, जिसके बहुत सारे कंपाउंड्स की, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए, तो इसकी कुछ सैलिएंट फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला है द सेंट्रल मेटल एटम, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम जिसको हम CMA भी कहते हैं, आयन हैज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स फॉर अकोमोडेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड। तो जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके पास क्या होंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, जिसमें लिगेंड्स क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वेकेंट ऑर्बिटल कितने होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होने चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि हमने सिर्फ 4 ही ऑर्बिटल्स को वेकेंट किया है ना, 4 को ही लिया है, जबकि इसके बाद क्या होगा, डी वाला भी होगा, है ना, और भी तो होंगे ऑर्बिटल्स, लेकिन हम किसको लेंगे, सिर्फ जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसमें, 4, तो 4 ही वेकेंट ऑर्बिटल्स को लिया जाएगा। तो सबसे पहले हमने लिया एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, वहां पर भी लिया हमने वेकेंट ऑर्बिटल्स को, कितने वेकेंट ऑर्बिटल्स लेने हैं, जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर है जितना। फिर इन वेकेंट ऑर्बिटल को किया जाएगा हाइब्रिडाइज इंटरमिक्सिंग के द्वारा, फिर इनका हाइब्रिडाइजेशन जो भी होगा उसमें इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, चलो, तो वही है, द नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होंगे ऑफ द मेटल आयन फॉर अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। वेकेंट ऑर्बिटल जैसे S, P, D, F यही हो सकते हैं, और कौन होंगे, ठीक है, S हो सकता है, P हो सकता है, D हो सकता है और F हो सकता है, और यही हमारे ऑर्बिटल्स होते भी हैं। ठीक, तो चलो, तो फीचर समझ में आया। चलिए, तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट फीचर्स है दिस वेकेंट ऑर्बिटल्स गोज हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं इनको हाइब्रिडाइज किया जाता है टू फॉर्म नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने के लिए अच्छा कितना जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल, जैसे हमने किया भी यहाँ पर ईच लिगेंड हैज एटलीस्ट वन ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हर लिगेंड के पास एटलीस्ट वन ऑर्बिटल होगा जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। vacant hybrid orbital filled with ligand to form coordination bond। तो जो vacant hybrid orbitals हैं उनको fill किया जाएगा ligand, वो क्या करेंगे ligand के साथ coordinate bond बनाएंगे। coordination bond is strong if the overlapping between the orbitals is greater। और अगर ओवरलैपिंग बहुत अच्छी है तो जो बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रांग है ये हमें कैसे पता चलेगा, ओवरलैपिंग से पता चलेगा। ठीक है, कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है कौन सा स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो फीचर्स में हमने यही पढ़ा कि सबसे पहले हमारे पास आया एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, फिर हमने क्या किया एटॉमिक ऑर्बिटल्स उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितना हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है उनको हाइब्रिडाइज किया, फिर उनकी जो हाइब्रिडाइजेशन आई उस पर हमने लीगेंड्स क्या किए, लीगेंड्स ने इलेक्ट्रॉन दिए जिससे कि इन्होंने बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का स्ट्रांग होना कैसे पता चलेगा, जितना ज्यादा अच्छे से वहां पर ओवरलैपिंग हुई होगी उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा। ठीक है, ओवरलैपिंग के बाद हमें पता चल जाएगा कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है, साथ ही हमें पता चल जाएगा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, और स्ट्रक्चर के अलावा हमें इसके मैग्नेटिक नेचर के बारे में भी यहाँ से जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो ये है कुछ सैलिएंट फीचर्स। आगे द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एटम और आयन अंडरगो सुटेबल हाइब्रिडाइजेशन टू यील्ड अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये अंडरगो होते हैं सुटेबल हाइब्रिडाइजेशन के ताकि इन्हें अच्छा एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिट मिले जिससे कि डेफिनेट ज्योमेट्री का एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिले। क्लियर, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए, तो जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, तो हमें कितने वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए, इसके लिए 4 ही चाहिए था, 1 2 3 4। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो क्या है जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हैं अनपेयर्ड है। ठीक है, लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लीगेंड पर। जो हमारे लीगेंड्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है या वीक फील्ड लीगेंड है ये उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर वीक फील्ड लीगेंड है तब तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। पहली बात यह है। अब इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आगे हम पढ़ेंगे एक टेबल जिसमें लिखा होगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड कौन से हैं और वीक फील्ड लीगेंड कौन से हैं। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो उससे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं ज्योमेट्रिकल शेप की हाइब्रिडाइजेशन की। चलिए, अगर है हाइब्रिडाइजेशन sp, अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp, तो शेप होगी लीनियर या सॉरी ज्योमेट्री होगी लीनियर। अगर है sp2 तो होगी ट्राइगोनल प्लेनर, जैसे कि हमने क्लास 11 में पढ़ा था कुछ कुछ वैसा ही है यहाँ पर। sp3 तो टेट्राहेड्रल। अगर dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर, तो डी यूज होगा कौन सा वाला, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला। और dsp3 अगर है तो यहाँ पर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, तो ये तो हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी बनेगी, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हमें याद करनी पड़ेगी कि जो sp3 है उसका टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, dsp3 का क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन तो हमें पता ही है लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हमें याद करनी पड़ेगी, और ये कुछ एग्जांपल हैं जो शो करते हैं इन अलग अलग ज्योमेट्रीज को। ठीक है, जैसे अभी हमने NiCO4 वाला किया है ना, तो इसका क्या आया था अभी sp3 हमने फाइंड की थी, है ना। ऐसे हमें आगे कुछ और क्वेश्चंस भी करने जहाँ पे अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो कुछ एग्जांपल है जहाँ पे जैसे ये वाला एक अच्छा एग्जांपल है, इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी आपको देखने को मिलेगा कई जगह पर, ये वाला देखने को मिलेगा कई जगह पर, ये देखने को मिलेगा।
तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन इनमें से ज्यादातर ये वाले आपको देखने को मिलेंगे, एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। आपसे ज्योमेट्री पूछी जा सकती है, हाइब्रिडाइजेशन पूछी जा सकती है। चलिए पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पर हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर हम लिखेंगे ज्योमेट्री। ठीक है, चलो तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है 4, हो सकता है 5 और हो सकता है 6। ठीक है, तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है? चल तो देखो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन सिंपल एक ही हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, sp। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तभी भी एक ही हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, sp2। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, वो कौन कौन सी? एक तो है sp3 और एक है dsp2। क्लियर? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो भी यहाँ पर दो हाइब्रिडाइजेशन देखी जाती है, एक है sp3d और एक है dsp3। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो भी यहाँ पर दो हाइब्रिडाइजेशन देखी जाती है, एक है d2sp3 और एक है sp3d2। अच्छा, ये दोनों तो सिमिलर लग रहे हैं लेकिन सिमिलर नहीं है, यहाँ पर ज्योमेट्री अलग होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, चलो ज्योमेट्री की बात करते हैं। तो देखो sp यहाँ पर तो ज्योमेट्री होती है लीनियर। sp2 की बात करें तो यहाँ पर ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल, प्लेनर। ठीक है, लीनियर तो कुछ ऐसे होती है, ट्राइगोनल प्लेनर कुछ ऐसी होती है। ठीक है, चलो ये क्लियर है। चलो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, चल तो अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp3 तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। और अगर है sp2d यानी कि dsp2, ये अगर हाइब्रिडाइजेशन है, dsp2 का मतलब है एक d वाला ऑर्बिटल आ गया होगा पहले का, है ना, एक बीच में जो s वाला है वो, और p के दो ही इंक्लूड हुए होंगे। ठीक है, इस तरीके से तो ये हो जाता है हमारा dsp2। जैसे कि हम यहाँ पर अगर देखें क्या हुआ होगा, ये वाला डी यूज हुआ होगा, एक एक ये वाला यूज हुआ होगा और दो ये यूज होंगे, तो 1 2 3 4 ये यूज हुए होंगे। इस वजह से dsp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर बनी। तो dsp2 ये होगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अगला है अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन, तो ये होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। और अगर dsp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो होगा स्क्वायर पिरामिडल। अगर हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 या sp3d2 है तो यहाँ पर दोनों में ही सेम हाइब्रिडाइजेशन होगी जो कि है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर होगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई है जिसमें हमने अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से उनकी हाइब्रिडाइजेशन लिखी है। हाइब्रिडाइजेशन
से उनकी ज्योमेट्री भी हमने यहाँ पर लिख दी है। तो आपको कभी भी दिखे अगर यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्यादातर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में भी कंफ्यूजन होता है। देखो क्योंकि 2 और 3 तो सिंपल है, ये कहीं पर भी आएगा तो सिंपल सा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कहीं पर अगर आएगा तो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होगा, ज्योमेट्री अलग अलग होगी, हाइब्रिडाइजेशन अलग होगी, तो ये कंफ्यूजिंग है, ये आपको नोट करना है जरूर। 5 और 6 इनमें भी क्या होता है, कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो आप देख लीजिए क्योंकि ज्योमेट्री अलग अलग है सब और हाइब्रिडाइजेशन भी अलग अलग है। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जहां पर होगा वहां पर ऑक्टाहेड्रल ही आएगा, और D2sp3 हो या sp3d2 हो यहाँ पर सेम ही होगा, ठीक है। तो ये वाला इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इजी है। चलिए क्लियर, इतना आप अब नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पर देखना है कि अगर n-1d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, n-1d ऑर्बिटल का मतलब क्या है, कोई इनर ऑर्बिटल यूज हो रहा है ना, अंदर वाला ऑर्बिटल यूज हो रहा है, आर यूज फॉर हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लेक्सेस इज कॉल्ड इनर कॉम्प्लेक्सेस, उसे इनर कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है, एंड डी कॉल्ड आउटर कॉम्प्लेक्स, और एनडी अगर यूज हो रहा है तो उसे आउटर कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा, ठीक है। यानी कि इनर वाला अगर यूज हो रहा है तो इनर कॉम्प्लेक्स, आउटर वाला अगर यूज हो रहा है तो आउटर कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा बच्चों अगर इनर वाला यूज होता है तो वहां पर होती है लो स्पिन, ठीक है, और वहां पर पेयरिंग भी होती है तो उसे स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन हम कह सकते हैं। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो है यानी कि जहां पर आउटर ऑर्बिटल यूज हुआ है उसे हम कहते हैं हाई स्पिन और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। क्लियर। अच्छा दो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, इनर वाला तो लो स्पिन, इनर वाला तो लो स्पिन, और आउटर अगर यूज हुआ है तो हाई स्पिन, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम करेंगे आगे, ठीक है। तो ये है इनर वाला और ये है आउटर वाला, ठीक है। अगर ये वाला अगर यूज होगा, मान लीजिए इसका ये वाला यूज होता है, ठीक है, तो होगा हमारा क्या, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और स्पिन कैसे होगी, लो स्पिन। और अगर इनमें से कोई यूज होता है तो होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और यूज होगा हाई स्पिन, ठीक है, और स्पिन कौन सी होगी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। क्लियर है इतना। चलिए बच्चों तो इतना आप नोट कीजिए। चलिए बच्चों वीबीटी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।